वंदे मातरम। आप सभी छोटे भाई बहनों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे मैंने स्वतंत्रता दिवस बोल दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि हाँ राष्ट्रीय उत्सव है तो छुट्टी मनानी, बल्कि और ज़्यादा काम करना है अपने को। ठीक है, इसलिए तो ये नहीं कि आज ठीक है आज रेस्ट करेंगे क्योंकि राष्ट्रीय दिवस है तो भैया नेशनल हॉलीडे है तो अपन तो क्या छुट्टी मनाए, नहीं बेटा, है ना। अपने को लगे रहना चाहिए, ये थोड़ी कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आज अपन लोग बेटा जो डिस्कस करने वाले हैं, मैंने 3 दिन पहले टेलीग्राम पे कुछ पैटर्न के क्वेश्चंस दिए थे, उन क्वेश्चंस को अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। काफ़ी बच्चों ने कमेंट बॉक्स में लिखा भी है, उनके आंसर्स भी निकाले हैं। तो एक कॉमन सेशन अपन इस चीज़ का ले लेते हैं कि भाई उनके आंसर्स या उनको करने का तरीका क्या रहने वाला है। ठीक है, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया था बेटा आपको, 3 स्क्वायर इंटू 3 - n/2 raised to -2 -27 raised to n 3 raised to 3m into 2 raised to 3 equals to 1/27 हो तो m - n का मान ज्ञात करना। ठीक है, और आंसर्स इसके दिए हुए थे भाई, एक है, 2 दिया हुआ था 0, 3 आंसर दिया हुआ था 3, ये अपने आंसर्स थे। ठीक है बेटा, ये जो क्वेश्चन जो मैंने आपको लिखा है ये आपका परीक्षा में पूछा गया है, पूर्व क्वेश्चन परीक्षा में ये पूछा गया है। ठीक है, अब इसमें फैक्टराइजेशन है, घातांक नियमों का उपयोग है, ये आपका क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है। क्या है बेटा, 9 raised to n 3 square into 3 raised to -n/2 whole power is -2 and -27 raised to n upon 3 raised to 3m into 2 raised to 3 इक्वल्स टू 1/27। ये कंडीशन आपको दी हुई है और आपको m - n का मान निकालना है। और वो m - n का मान इनमें से क्या है, ये चीज आपको चेक करनी है। मेरी बात समझ में आ गई? यानी इसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन, इसको सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके m - n का मान आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन क्लियर है? ये पिछली भर्ती परीक्षा में प्राध्यापक जो परीक्षा हुई थी संस्कृत विभाग की, उसके अंदर ये पूछा भी गया है नंबर सिस्टम से आई वाज में। तो अब अपन इसको करने का जो तरीका है, किन किन फीचर्स को अपने को ध्यान में रखना, उसके अपन बात करते हैं। अब देखो, ठीक है, बिल्कुल कुछ नहीं, इसका कहना मानना है, कहना मानना है। तो आप देखिए इसके अंदर पूरे क्वेश्चन में प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं। प्राइम नंबर एक तो 3 दे रखा है, एक 2 दे रखा है। 9 प्राइम नंबर है क्या? प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। 27 प्राइम नंबर है क्या? नहीं, अभाज्य संख्या नहीं है ना ये। अब आप ये क्वेश्चन पे इसका टाइम देने का मतलब ये है, इस क्वेश्चन पे टाइम देने का मतलब ये है कि इस पैटर्न के क्वेश्चंस कुछ नहीं कैलकुलेटिव होते हैं, यानी इन सारी चीजों से अपने को हर क्वेश्चन में लगभग गुजरना पड़ता है। तो बेटा जैसे इसको ढंग से समझ लेना, किन किन फीचर्स को, किन किन स्टेप्स को अपने को ध्यान में रखना होता है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन बात कर रहे हैं एक तरीके से। ठीक है बेटा, तो प्राइम नंबर एक तो 3 है और 2 है। तो सबसे पहला काम तो क्या करो बेटा, जो प्राइम नंबर की फॉर्म में नहीं है यानी अभाज्य फॉर्म में नहीं है, तो बेटा आदत डालते रहो कि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, अभाज्य संख्या है यानी प्राइम नंबर्स। और मैंने क्या बात की थी, अगेन वापस दिमाग में रिकॉल कर लो, प्राइम नंबर जो खुद से डिवाइड होते हैं और एक से डिवाइड होते हैं और जिसके फैक्टर्स नहीं किया सकते, जिसके टुकड़े नहीं किया सकते, वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ओके, तो 9 है, तो 9 के को प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, 3 × 3, 3 स्क्वायर। तो बेटा देखो 9 को मैंने लिखा, 9 को लिखा 3 × 3 यानी 3 स्क्वायर। तो 9 को तो मैंने 3 स्क्वायर लिख दिया, होल पावर फिर ये n, 9 को 3 स्क्वायर लिख दिया यानी 3 3 जा 9 और इसकी पावर ये इंटू, ये ऑलरेडी इस फॉर्म में है। ओके, अब बेटा देखो ये इंटू, वो लॉ ऑफ इंडेसिस घातांक नियमों के अंदर आ गया।
घात की घात है तो घात आपस में गुणा हो जाती है, तो -2 अंदर आएगा तो गुणा होगा, तो माइनस का माइनस है तो प्लस, और n/2 गुणा, यानी इसको कैसे लिख सकता हूं, n/2 गुणा 2, है ना, और ये माइनस माइनस प्लस कर दिया, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। और ये माइनस, अब 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो 3 बार 3 आया, तो इसको क्या लिखता हूँ, 3 की घात 3, और होल पावर क्या दे रखी है बेटा, n। ठीक है साहब, अब नीचे, नीचे क्या है, 3 की पावर 3m है, और ये प्लस, सॉरी, इंटू 2 की पावर 3 है, और ये 1/27 है, तो इसको भी 3 की पावर 3 लिख, ये देखिए। अब देखिए कि यानी क्वेश्चन आपके सामने था, बस आपके दिमाग में कंसेप्ट क्या आया कि सबसे पहले जो प्राइम फॉर्म में नहीं है उनको प्राइम नंबर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, तो 9 और 27 ही, तो जहां जहां मेरे को अब आपको देखो कि आपके सामने, आपकी नजरों के सामने ऐसा कोई नंबर नहीं है जो प्राइम फॉर्म में नहीं। ओके, अब बेटा अपन थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये देखो, ये 2 और ये 2, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, 2 एकम 2, 2 एकम 2 कट गया। ओके, अब ये घात की घात है, पावर की पावर, तो 2 अंदर से मत, यानी इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर n बच गया, माइनस ये 3 की पावर 3n हो गया। इस कंडीशन में पहुंच, ये बात सबके पकड़ में आ गई, 2n, ये 3 स्क्वायर, ये 3 की पावर n, और ये माइनस 3 की पावर 3n, और ये 2 की पावर 3m, और ये 2 की पावर 3। आई बात समझ में? अब देखो, अब देखिए बेटा, ये सब क्या है, सबके बेस सेम है ना, ये 3 3 3, आधार सबके समान है, तो घातें आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, तो आप क्या लिखोगे, 3 की पावर 2n, ये प्लस 2, और ये प्लस n, और ये माइनस की 3 की पावर 3n, और ये बेटे 3 की पावर 3n इंटू 2 की पावर 3, और ये 1/3 की पावर 3। इतनी बात समझ में आई सबके, ये आप लोगों ने लिखी। अब बेटा वापस, ये 2n है और ये n है, 2n और एक n क्या होगा, 3n हो गया, और ये +2 है, तो अब अपन इसको, मैं यहां ले जाके इसको यहां करता हूं, तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2n प्लस n 3n, 3 की पावर 3n प्लस ये क्या 2, तो ये 2 और माइनस 3 की पावर 3n अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3, और ये 1/3 की पावर 3। इतनी बात पकड़ में आई, कुछ नहीं, क्या अपने आप वो छोटा होता चला जा रहा है, ये 2n प्लस n। ओके, अब बेटा ये देखो, ये घातें आपस में जुड़ रही है ना, तो बेटा इसको मैं यूं लिख सकता हूं क्या, 3 की पावर 3n इंटू 3 की पावर 2, एक ही बात है वो तो, 3 की पावर 3n प्लस 2, यानी वापस जोड़ूंगा तो घाते जुड़ जाएंगे, और ये माइनस का 3 की पावर 3n अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3, और ये 1/3 की पावर 3। अब जैसे आपने ये लिखा, देखो ये 3 की पावर 3n इंटू 3 की पावर 2 है, और ये क्या है, -3 की पावर 3 है, तो देखो ये ऊपर वाली टर्म में 3 की पावर 3n कॉमन आ रहा है ना, तो मैंने 3 की पावर 3n कॉमन ले लिया, तो ये 3 की पावर 2, और ये कॉमन में निकल गया, तो पूरा 1 बच गया, और बेटा ये नीचे क्या हो गया, 3 की पावर 3m, और ये 2 की पावर 3, और ये 1/3 की पावर। इतनी बात समझ में आई सबके, कैलकुलेशंस को बिल्कुल देखो। अब ये बेटा 3 की पावर 2 क्या हो जाता है, 9, 9 माइनस 1 क्या, 8, 9 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 8। अब किधर करें अपन, इधर ही करते हैं भैया।
हाँ, इधर करता हूँ, ठीक है, एक लाइन और आ जाएगी अपनी। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, देखो 3 की पावर 3n, 3 की पावर 2 9, 9 माइनस 1 8, ये 8 और नीचे 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3, 1/3 की पावर 3 है ना। अब बेटा ये 8 है और ये 2 की पावर 3 है, तो यानी 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 ही होता है ना भाई। 2 की पावर 3 का मतलब 8, 2 इंटू 2 इंटू 2, और ऊपर भी 8 है, तो यानी ये 8 इस 2 की पावर 3 से कट जाएगा ना, या इसको भी 2 की पावर 3 को तो कट जाएगा। तो क्या बचा आपके पास 3 की पावर 3n अपॉन 3 की पावर 3m, ये तो कट गया, n1 और इक्वल टू 1/3 की पावर 3। इतनी बात समझ में आई क्या सबकी। अब वही बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो इसको मैं यूं लिख सकता हूं क्या, 3 की पावर 3n माइनस 3m इक्वल टू 3 की पावर -3। देखो ये बेस सेम था तो ये पावर ऊपर जाकर के क्या हो गई, ये माइनस हो गई, और ये 3 की पावर 3 से ऊपर गई तो 3 की पावर -3। अब देखिए बेटा ये इक्वल टू सिंबल बीच में, इधर 3 की पावर ये है और इधर भी 3 की पावर ये है, और ये बराबर दे रखा है। तो ये कब पॉसिबल है, ये जब आधार समान है, इनके बेस सेम है, तो इसका मतलब ये पावर्स भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तभी तो बराबर का पलड़ा बराबर रहेगा। भाई बेस तो सेम है तो इसका मतलब पावर्स भी सेम होनी चाहिए। इसका मतलब 3n माइनस 3m किसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, -3 के। तो देयरफॉर आप क्या लिख सकते हो, 3n माइनस 3m किसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, -3 के। इतनी बात समझ में आई क्या। अब क्या करें अपन, 3 कॉमन आ रहा है, इसमें से 3 कॉमन आ रहा है तो 3 कॉमन ले लिया, तो n माइनस m इक्वल टू -3। अब देखिए ये 3 इधर है तो ये 3 अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये नीचे जाएगा इसके, तो ये n माइनस m इक्वल टू -3/3। ये यहां तक की बात समझ में आ गई सबके। अब बेटा आपके पास क्या है, n माइनस एम इक्वल टू -3/3, तो 3 से 3 कट गया, तो यानी n माइनस एम क्या बचा आपके पास, -1। n माइनस एम क्या बचा आपके पास, -1। बट आपको तो क्या निकालना है, m माइनस एन निकालना है ना, आपको तो m माइनस एन का मान निकालना है। तो आपने क्या किया, -1 को तो इधर लिया है, या चलो माइनस कॉमन ले लो, तो ये तो क्या हो जाएगा माइनस का, आप इसको यूं लो बेटा, देखो जनरली जो आप जानते हो कि इधर -1 को तो उधर ले गए तो +1 हो गया, और n को इधर लाया तो -n हो गया, और -m को बराबर के इधर लाया तो +m हो गया। तो अब ये किस फॉर्म में आ गया, m माइनस n बराबर 1, किस फॉर्म में आ गया, m माइनस n बराबर 1। अब देखो अपने आंसर में था क्या, एक हाँ ए दिया हुआ था ना, पहला जो आंसर था वो 1 था, यानी उसका पहला आंसर आ गया 1। अब देखो बेटा कहने का मतलब मेरा ये है कि अब आपके दिमाग में चाहिए, ये क्वेश्चन तो आया हुआ है, आई बात में 2025 के जो प्राध्यापक संस्कृत विभाग की हुई थी उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप चाहे जाके देख लेना। अब कहोगे कि जो आप बात कर रहे थे ना कि अपन बेसिक्स के ऊपर कि सर मतलब इतना टाइम थोड़ी रहेगा, अब ये चीज जो है ये प्रैक्टिस के ऊपर आपको आएगी, कैलकुलेशंस आपको कैसे फास्ट करनी। ये तो खैर मेरे को आपको समझाना था, इसलिए मेरे को इतना धीरे 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 उस चीज को, नहीं तो फिर आपके प्रैक्टिस में आने वाले टाइम में प्रैक्टिस इतनी परफेक्ट हो जानी चाहिए कि आप उनको बहुत तेजी से कर सको। कुछ भी नहीं करना आपने, जैसे ही आपने ये चीज ली थी, अब देखो मैं स्पीड से उस चीज को बताता हूँ कि जैसे क्या था कि यार इसको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करो, जिसको कंसेप्ट क्लियर था। 9 मीन्स 3 की पावर 2, ये होल पावर दे रखी है, इनको कन्वर्ट किया, ये 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 3,
ये हो गया। अब क्या वहां पे तो आप स्टेप खाओ ना, क्या दिक्कत है, अपने को पता है यार ये लगा यार सीधा सा ये ना, यहाँ 2n + n ये लिखा, ये -3, अरे ये कॉमन आ रहा है। तो मैं तो आपको हर स्टेप को यूं खोल खोल के वहां पे रफ वर्क करते वक्त इतना थोड़ी जाना, तो कैलकुलेशन दिमाग में चलती है मैथमेटिक्स के अंदर, क्योंकि ये तो देखो बिल्कुल सिंपल करते जाओ करते जाओ करते जाओ। अब जैसे मैं इसको यूं अलग अलग लिख के बता रहा हूँ आपको, ये कॉमन आएगा, कॉमन सेंस की बात है यार, 3n डायरेक्ट कॉमन आ रहा है तो 3 की पावर 2 ही तो बचना है, ये स्टेप बच जाती है अपनी डायरेक्ट, ये इसी पे आ सकते थे, पर आपको समझाने के लिए मेरे को ये स्टेप भी लिखनी पड़ी, ताकि बेटा ये कॉमन क्यों निकला। अब जिसको कॉमन का कंसेप्ट मालूम तो सीधी सी बात है, 3 की पावर 3n + 2 है तो अपने को मालूम है ये +2 तो क्या है, उसका आधार समान था इसलिए जुड़ा होता है, यानी 3n में कॉमन लेंगे तो 3 की पावर 2 ही तो बचेगा, तो ये स्टेप से अपने ये स्टेप आ गए। अब ये कैलकुलेशन मेरे को ये लिखने की जरूरत है, तो कॉमन सेंस की बात है, 3 की पावर 2 क्या होता है, 9, 9 - 1 8 आएगा, ये नीचे भी 2 की पावर 3 8 होता था, ये तो वैसे ही कर जाएगा, तो आप डायरेक्ट ये खा करके यहाँ पे पहुंच जाते। तो कहने का मतलब रफ वर्क, पर ये रफ वर्क ये जो ये आएगा तो ये बेटा किससे आएगा, प्रैक्टिस से आएगा आपको, आई बात में। तो उसके लिए यानी वहां पर आपका समय कम लगे, वहां पे आपका टाइम कम लगे, उसके लिए मेहनत आपको इन आने वाले दिनों में करनी है, कैलकुलेशंस के ऊपर, इनके ऊपर, और जो कंसेप्ट्स आपको सिखाए जा रहे हैं उन कंसेप्ट्स को आपके माइंड में रखना पड़ता है एक तरीके से। कहाँ नंबर सिस्टम इसका झलक रहा, पर क्वेश्चन तो आया है, अब बताओ क्या करें उस चीज का। तो कहने का मतलब यह है कि आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पूरा बोर्ड भर गया एक तरीके से, क्योंकि और सब्जेक्ट्स में तो बेटा आंसर आप देख के टिक कर दोगे कि आपको वो चीज फैक्चुअल चीज आपकी पढ़ी हुई है या नहीं पढ़ी हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग आप रिकॉग्नाइज कर लोगे कि ये आंसर होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। अब यहाँ पे तो 1 0 1/9 3 जो भी आंसर आपको लिखे हुए हैं, तो ये तो जब तक आप ये पूरे दौर से गुजर करके एंड में नहीं पहुंच जाओगे कि भाई अब क्या आ रहा है आंसर, कि हाँ भाई ये क्या आ रहा है, अब 1 आ रहा है, तभी आप कर पाओगे, नहीं तो वहां पे वो तुक्का हीरो नहीं चलता कि 1 पे टिक करूं या 0 पे टिक करूं, मैथ्स में नहीं चलता ऐसा। मैथ्स में तो आपको इस दौर से गुजरना पड़ेगा, तब जा करके आपको उसको फाइनलाइज कर पाओगे। सारी बात समझ बेटा। तो कहने का मतलब था इस क्वेश्चन को जानबूझ के मेरे देने का उद्देश्य ये था, जानबूझ के देने का उद्देश्य भी नहीं, क्योंकि ये तो एग्जाम में आया भी है ना, 2025 वाले पेपर के अंदर आप देखना, इसको एक सेट के अंदर ये क्वेश्चन आया है, पर ये सारा तो इसका मतलब आपको ये एहसास होना जाना चाहिए कि कहने को टॉपिक केवल एक नंबर सिस्टम है, परंतु अलग से कुछ नहीं, वो आने को बहुत बड़ा वाइड एरिया है एक तरीके से, पर जिसके कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो उसको धड़ से ये काम भी तेजी से होता है, पर उसके लिए मेहनत अभी आपको करनी पड़ेगी। क्लियर है, ओके। अब बेटा सेकंड क्वेश्चन, इसलिए बेटा जिन लोगों ने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ताकि मेरे को रिस्पांस आपका मालूम चलता रहे, और आंसर्स के लिए भी मैंने उसको खोला हुआ है कि भाई आप आंसर करना चाहो तो एक बार करके, ताकि मेरे को आइडिया लगे कि बच्चे किस टाइप की मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैंने दिया था, अब जो अपन ने अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया, अब इस पैटर्न के करो ना कैलकुलेशंस, कितने कितने पता नहीं कौन सा टपक जाए। अब वो 9 है, 9 की जगह 16 का करके नीचे कुछ भी कर सकता था, m-n पूछा है कुछ और पूछ लेता, केवल m पूछ लेता, m को गायब कर देता, मतलब अब इसी पैटर्न पे आपको 20 क्वेश्चन वो बना बना के पूछ सकता है, पर आपको 20 क्वेश्चन कहां से लाओगे, प्रैक्टिस नहीं। कहने का मतलब आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो बस आपको एक बार थ्योरेटिकल चीज को क्लियर है कि हाँ इनकी कैलकुलेशंस को अपने को ऐसे करना, ये करना, वो करना है, तो आप आसानी से कर लोगे बेटा, तो वो चीज प्रैक्टिस से आपको आनी। अब जैसे देखो एक क्वेश्चन, मैं जो क्वेश्चन पढ़ रहा हूं उसको समझना, किसी संख्या का भिन्न 42/45 के अंश और हर में लिखना पड़ेगा, क्योंकि देसी आदमी है ना अपन लोग। किसी संख्या के भिन्न अंश और हर में से घटाने पर प्राप्त भिन्न 5/6 के बराबर होती हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या को भिन्न फ्रैक्शन 42/45 के अंश और हर में से घटाने पर, किसी संख्या को है बेटा, ये देखो के और को का अंतर, अभी मैं वापस जैसे वो के लगा हुआ था और मैं उसको बार बार पढ़ रहा था, तो चलो अभी डिस्कस करूंगा उसको भी, कि हर में से
घटाने पर प्राप्त में से, घटाने पर प्राप्त भिन्न, प्राप्त भिन्न 5/6 के बराबर होगी, तो वह संख्या है। ए दे रखा है इसमें, 27 बी दे रखा है, 25 सी दे रखा है आपको, 13 और डी दे रखा है आपको 12। ठीक है बेटा, ये ऊपर वाली राइटिंग समझ में आ रही है? राइटिंग बहुत गंदी है मेरी, खूब सुधारने की कोशिश करता हूँ पर अब आदत नहीं सुधरती बेटा। किसी संख्या को, ये कहलाती है बेटा वर्ड प्रॉब्लम्स, ये क्या कहलाती है? वर्ड प्रॉब्लम्स। और वर्ड प्रॉब्लम्स को करने से पहले उनको आपने जहन में समझना बहुत जरूरी कि क्या चाहता है भाई। आपको अपना मालूम ही नहीं कि आपको करना क्या है, जब तक क्वेश्चन ही आप लोगों ने नहीं समझा तो आप स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। आई में तो देखो, इसको समझने के तरीका क्या होता है। किसी संख्या को, कोई संख्या है भिन्न 42/45, भिन्न मतलब फ्रैक्शन, भिन्न को क्या बोल देते हैं? फ्रैक्शन। यहां लिख देता हूं मैं फ्रैक्शन, यानी जैसे वही 3/4 परी में है, यानी इसको भिन्न भी बोलते हैं। समझ में आ रही है ना बात? यानी फ्रैक्शन। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए फ्रैक्शन। अब समझना, मैं बार बार क्या कर रहा हूं, क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझना कि आप स्टार्ट क्या कर रहे हो। किसी संख्या को भिन्न 42/45 के अंश और हर में से, यानी आपको फ्रैक्शन यानी भिन्न तो कौन सी दे रखी है? 42/45। ये लिख दिया साहब 42/45। अब देखो इसने क्या किया, किसी संख्या को, किसी संख्या को भिन्न 42/45 के, रुको, अरे किसी संख्या को, अरे तो वो संख्या तो मान लो पहले, तो माना वो संख्या एक्स है, कुछ भी मान लो, ए मान लो, बी मान लो, तो एक्स मान लेते हैं। तो माना वह संख्या ठीक है बेटा। अब देखो, कहना मानो, केवल ट्रांसलेशन आप करोगे, काम आपका हो जाएगा। किसी संख्या को, यानी वो संख्या कौन सी मानी आपने? एक्स। किसी संख्या को भिन्न 42/45, यानी भिन्न कौन सी दे रखी? 42/45। यहीं तक ही पढ़ा, यहां तक मैंने पढ़ा। किसी संख्या को माना वो संख्या एक्स है, भिन्न 42/45 के, यानी अब भिन्न पे आ गया, 42/45 के बारे में बात करने वाला है कि भिन्न के अंश और हर, अंश कौन सा है? 42, और हर कौन सा है? 45। तो क्या कह रहा है, किसी संख्या को भिन्न 42/45 के अंश और हर में से घटाने पर, यानी जो आपने संख्या मानी है x, इसको अंश में से और हर में से घटाओ, यानी 42 में से यानी अंश में से भी घटा दिया, और 45 यानी हर में से भी घटा दिया। मैंने कुछ दिमाग लगाया है क्या? मैं केवल इस क्वेश्चन को ट्रांसलेट कर रहा हूं केवल। जिस दिन मैथ्स की ये ब्यूटी वर्ड प्रॉब्लम्स की आपको समझ में आने लग जाएगी ना, आपको मैथ्स बहुत इजी लगने लगेगी। और मेरे पॉज, मैं कहां रुक रहा हूं, कैसे क्वेश्चन को समझना होता है, ये सब चीजों को आपको बेटा दिमाग में डालना पड़ेगा। आई में केवल कहना मान रहा हूं, देखो किसी संख्या को भिन्न, माना वो संख्या x है, भिन्न कौन सी? 42/45 के अंश और हर में से, यानी अंश और हर में से, या अंश या हर में से घटाने, तो घटा दिया अपन ने, पर प्राप्त, यानी जैसे आपने घटाया ना, तो कौन सी भिन्न मिल जाती है आपको? आपको मिल जाती है 5/6। तो यानी आपको क्या मिल जाता है? 5/6 मिल, तो वो संख्या 5/6 के बराबर होगी, तो वो संख्या ज्ञात करो। मतलब अब आप देखो कि समझने के लिए अपन ने टाइम दिया है, बाकी तो इतना सा क्वेश्चन है, अब तो कुछ नहीं करना, अब देखते जाओ। ये 42 - x और ये 45 - x है बेटा, और ये 5/6, ये रेशनल फॉर्म में है, ये भी रेशनल फॉर्म में, परिमेय रूप में, ये भी परिमेय रूप में। वज्र गुणा कर दो, क्या बोलते हैं? वज्र गुणा या वज्र गुणा, जो भी है।
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्या तरीका होता है उसका? यूं, यानी इसके अंश को इसके हर से और इसके हर को इसके अंश से गुणा कर देते हैं। और ये कब होता है? जब पूरा बीच में बटे का सिंबल हो। अगर जैसे मैं यूं हो ना बेटा, 3/4 प्लस x बटे हुए 2 बराबर 1/5। आप कह दो वज्र कर लो, हाँ भाई ये वज्र कर लो, 5 को x से और 2 को x से। नो, ये नहीं हो सकता। ये पहले पूरा इसका एलसीएम लेके इसको एक बनाओ, यानी ये लाइन पूरी होनी चाहिए, है ना, तब जाके समझा कि इसे भी बटे के रूप में होना चाहिए, इधर भी बटे के रूप में होना चाहिए। इधर तो ये टर्म्स हो गई अलग अलग, इधर भी सिंगल टर्म यानी परिमेय रूप में होना चाहिए, इधर भी परिमेय। मेरी बात समझ में आ रही है? अब ज्यादा बेसिक्स पे नहीं जा रहा हूं मैं, तो वज्र गुणा करने पे तो बेटा 6 तो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 6 गुणा हुआ पूरे ब्रैकेट से, यानी 42 माइनस एक्स। अगर मैं ये ब्रैकेट नहीं हुआ तो आप क्या करते? 6 किससे करूं? 42 से करूं, एक्स से करूं? अरे पूरे अंश से करना है ना बेटा, तो अंश तो यानी इसलिए ब्रैकेट में बंद कर दिया। और ये बराबर 5 को किससे करना है? 45 माइनस एक्स। बस अब तो क्या है, ब्रैकेट का गुणा करना आता ही है, इसको मल्टीप्लाई कर दो। 6 को किससे करना है? 6 को किससे करना है? 42 से करना है। 6 दूनी 12, 6 चौक 24 और 1 25, 252। 6 को x से करा तो 6x, ये 55 25, 5 चौक 20, 20 2 22 और ये माइनस का 5x। ये इक्वेशन आपके पास आ गई। ये 252 है। अब क्या करो, लाइक टर्म्स को एक तरफ ले लो, मतलब समान अंकों अंकों वाली को एक तरफ ले लो और एक्स एक्स वाली को एक तरफ ले लेते हैं। तो ठीक है साहब, इधर क्या बेटा 252 है और ये 225, 252 है, तो इधर बराबर से उठ के इधर 225 आया, तो इधर प्लस का था, इधर आया तो क्या हो गया? 225 माइनस का हो गया। इधर ये माइनस का 6x इधर गया उठ के, तो यानी प्लस का 6x हो गया, और ये माइनस का 5x पहले से इधर। इतनी बात समझ में आई क्या? ये 252 को ऐसे कैसे रहने दिया, 225 इधर आया तो माइनस का हो गया, और माइनस है 5x को पहले ऐसे कैसे रहने दिया, और ये माइनस का 6x उधर उठ के आया तो प्लस का 6x हो गया। ये उठ के आता जाता ऐसे नहीं है, इसमें भी नियम है, पर आप तो क्योंकि अभी तक ये सीखते हैं तो दिमाग में ज्यादा इतना डेप्थ में मत जाओ। नहीं तो क्या होता है बेटा, इसका भी नियम है कि भाई ये बराबर का चिन्ह था ना, ये बराबर का चिन्ह था। अगर मैं तुमको अब वो मन नहीं मान रहा तो मैं एक चीज बता देता हूं कि बेटा जैसे ये 252, बस ये एक बार बता रहा हूं मैं केवल, माइनस का 6x बराबर 2। चलो अभी बाद में बताऊंगा, रुक जाओ, पहले ये देखते हैं। अब ये 252 है बेटा, ये 225 है तो कितना बच गया इधर? 27। ये 6x माइनस 5x कितना हो गया? x, यानी ये कितना हो गया? x का मान कितना आ गया? 27। 27 उत्तर था क्या? हाँ, ये उत्तर आ गया 27। अब आप ये जब वो पूरा निकालोगे तभी आंसर कैसे, आपकी मर्जी से वहां पे तो तुक्के क्यों गलत होते हैं मैथ्स में, और फिर नेगेटिव क्यों हो जाता है मार्क्स से? अब क्या लिखें ये चीज? अब देखो, आप सोचो कि आपको जो यार एग्जाम में इतना टाइम थोड़ी मिलेगा, प्रैक्टिस की हुई होगी। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए क्वेश्चन को इतना जोर दिया, नहीं तो अगर आपकी प्रैक्टिस की हुई तो फटाक से क्या दिक्कत है? कैलकुलेशन तो कहाँ है बेटा, ये लिखा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई क्या, अब इसमें क्या गुणा ही तो है भाई, मल्टीप्लीकेशन के अलावा है क्या इसके अंदर? क्वेश्चन तो इजी था, पर सारा दिमाग कहाँ लग गया? यहाँ लग गया इसको बनाने में। अब ये 27 आया, अब देखो चाहे इसे घटा लो, 42 में से 27 घटाओ तो क्या बचा? 15। 45 में से 27 घटाओ, 45 में से 17 कितना बचेगा? 18। तो 15/18 को काटोगे 3 से, 3 पंचे 15, 3 6 18। देखो आता कि नहीं आता? तो यहाँ रख के देख लो 27, देखो ये आता कि नहीं आता? 5/6 आ रही हो ये। अब मैंने जो एक बात की थी आपको, मैं इन क्वेश्चंस पे टाइम इसलिए दे रहा हूं कि आपका जगह क्वेश्चंस को पढ़ने का नजरिया समझ में आ गया ना आपको। मैंने यहाँ पे देखो बेटा शुरुआत में को के लिख दिया, गलती से मैंने को के लिख दिया था। एक को और के इतने से अंतर से आपने देखा होगा कि मैं कुछ सेकंड हेजिटेट हो गया, क्या ये क्या? फिर मैंने पेपर में देखा कि को लिखा हुआ, अगर के लिखा हुआ होता, ओ की और ए की मात्रा का अंतर समझना मैथमेटिक्स में क्या होता है, हिंदी में नहीं मैथमेटिक्स में भी बहुत इन चीजों का कोमा वोमा हर चीज का फर्क पड़ता है। अगर को की जगह जैसे ही मैंने के पढ़ा था मैं हेजिटेट हो गया कि यार अब ये क्वेश्चन तो पॉसिबल ही नहीं है। मैं क्या कर रहा था, क्या कह रहा हूं समझना, ये आपका टाइम कंज्यूम नहीं कर रहा हूं मैं, ये जो चीज बता रहा हूं ना आपको,
आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए बता रहा हूँ कि मैथ्स में अपन लोग गलतियां करते क्या है। अब फिर कहते हो मैथ्स आती नहीं है। मैं क्या कह, कितनी बड़ी बात बोली मैंने, को के वर्ड पढ़ते ही क्वेश्चन ही पॉसिबल नहीं हो रहा था। अब देखो मैं पढ़ता हूं, अगर के लगा होता मैं क्या पढ़ता, किसी संख्या के, तो मान लिया वो किसी संख्या को, वो एक्स तो मान लेता मैं, के भिन्न 42/45, यानी वो संख्या मैंने एक्स मान ली और के भिन्न, अब वो संख्या एक्स मान ली के भिन्न 42/45, क्या वो लिंक बैठ रहा है क्या? यानी संख्या आपने एक्स मान ली और के भिन्न, अब उस संख्या की कौन सी भिन्न, संभव ही नहीं। तो मैं रुक गया था यार, अब क्या करूं। फिर मैंने देखा यार पेपर में तो के की जगह को है, तो वो चीज जैसे वो को हुआ अपने आप वो क्या कहते हैं, लिंक बन गया कि इस क्वेश्चन का कि हाँ भाई ये चीज होती है। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब ये, इस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को, मेरा उद्देश्य सॉल्यूशन निकालना नहीं था। सॉल्यूशन तो बहुत मामूली बात है, सॉल्यूशन निकल जाएंगे एक तरह से, उसके नहीं। मेरा उद्देश्य क्या था कि मैथमेटिक्स में क्या होता है कि जो पढ़ना हो ना तो एक राउंड में पढ़ लेना क्वेश्चन को। एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ना तो उसको बेटा एक राउंड में ही ढंग से पढ़ लो। क्या अपन सोचते सरसरी तौर पे पढ़ते हैं, फिर वो कैलकुलेट, यार ये तो बैठ नहीं रहा, फिर अपन दूसरे क्वेश्चन पे टाइम देते हैं, फिर आते हैं, फिर वापस यार देखो वापस उसको ट्राई कर। अरे तो इसलिए कह रहा हूँ कि क्वेश्चन को एक बार में ढंग से पढ़ो, जब टाइम दे दिया तो उसको दे लो फिर टाइम, और उसके बाद आपको लगता है कि आपने क्वेश्चन को ढंग से समझ लिया, फिर भी आपके पास कोई आइडिया नहीं आ रहा उसको, तब आगे बढ़ो, तब उसको ये मतलब कि तुक्का मत मारो उसके अंदर, फिर छोड़ दो उसको, पर एक बार पढ़ो तो सही की। अब आप देखो अगर किसी का क्वेश्चन समझ आ गया तो उसके बाद तो कैलकुलेशन है ही नहीं। ये विद इन 30 सेकेंड्स का काम है, पर जिसकी कैलकुलेशन, ब्रैकेट ओपनिंग वगैरह, ये मल्टीप्लिकेशन वगैरह ये फास्ट हो गया तो उसके बाद तो हो गया, और ये क्वेश्चन समझ में आता है किसी संख्या वगैरह। मेरी बात समझ आई तो ये काम करना। अगर बहुत बेसिक पे जो जा रहा था मैं चलो छोड़ो अभी यार फिर। जैसे ये लिखा है, आदत से मजबूर हूं ना, मैं सोचा बढ़ना ही कर दे कि वो चीजें बता रहा हूँ कि जैसे कि ये इक्वल टू सिंबल है, कंपैरिजन के लिए यूज किया था, मैंने आपको बताई थी। अब इसमें ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, तो अपन ने क्या सीखते हुए आ रहे हैं कि लेफ्ट से राइट में या राइट से लेफ्ट में आता है तो चिन्ह बदल जाता है। तो एक्स एक्स को एक तरफ इकट्ठा कर लो और नंबर नंबर को एक तरफ इकट्ठा कर लो, तो समझ लो कि इस एक्स को उठा करके मेरे को इधर लाना है भाई बस। तो क्या तरीका, क्योंकि यहाँ से ले जाओ ना कोई दिक्कत नहीं, वो ऐसे ले जाते ही नहीं है एक्चुअली बेटा। अगर मान लिया कोई, अब ये बराबर का चिन्ह लगाओ तो यानी ये चीज समझ लो कि बैलेंस, बैलेंस है। तो कहने का मतलब इधर में जितना इधर वेट बढ़ाऊंगा तो ये इधर झुकेगा ना, तो इसको बैलेंस करने के लिए उतना ही वेट मेरे को इधर बढ़ाना पड़ेगा, तो वापस ये बैलेंस हो जाएगा। ये जितना इसमें से निकालूंगा तो इधर झुका हुआ रहेगा, तो उतना ही मेरे को इसमें से निकालना पड़ेगा, तो ये भी फिर बराबर बैलेंस। मेरी बात समझ में आ रही है? तो वही काम अपन करते हैं। एक्चुअल में मैंने क्या किया था कि अगर मेरे को एक्स को उधर ले जाना ना, तो ये x+5 था ना, तो मैंने क्या किया, समान काम पलड़े के दोनों तरफ सेम चीज, इधर से भी x कम कर दिया और इधर से भी x कम कर दिया। तो इधर से x कम किया तो इधर तो ये कैसे, अरे ये तो इससे कट रहा है, और ये 2x और ये माइनस का x है, तो यानी ये तो क्या बच गया x और ये +2, और इधर क्या बच गया 5। अब ये 2 इधर आ गया तो माइनस करना ही, यानी मेरे को इधर से 2 गायब करना है, क्योंकि केवल खाली x बचाना ताकि मैं x का मान निकाल सकूं। तो इधर से भी मैंने क्या किया, 2 कम कर दिया, तो इधर भी मैंने क्या कर दिया, 2 कम कर दिया, पलड़े में से समान चीज निकाल ली। तो इधर 5 में से 2 गई तो क्या बचेगा 3, और ये 2 से 2 कट गया, तो ये x। ये कुछ छोटे छोटे बेसिक्स हैं, पर जनरली ट्रेंड में आ रहा है कि उधर जाएगा तो ये हो जाता है, उधर माइनस और उधर प्लस, वो एक अलग चीज का बेटा ये होता है। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। पर नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ने लिया था, एक सही 1/5, 4 सही 1/9, 3 सही 1/7, 2 सही 1/3। ये 4 दिए थे, इनके शांत और अशांत है, यानी
टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग यानी शांत व अशांत को आपको चेक करना था। इस चीज को मैं नहीं कराऊंगी, शांत और अशांत पे अपन ने काफी बातें कर ली हैं, तो बेटा इस चीज को मैं नहीं देखूंगा। बस ये ठीक है, ये मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको करने का तरीका मैंने क्या बताया था, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, 1 होल 1/5, 4 होल 1/9, 3 होल 1/7, 2 होल 1/3। और करने का तरीका क्या होता है, इसके अंश को इधर इस पूर्णांक से इससे मल्टीप्लाई करते 5 1 जा 5 और ऊपर वाली ऐड कर देते 5 एकम 5, 5 और 1 6, 6/5, 9 चौक 36, 36 और 1 37/9 है ना, 7 या 21 और ये 22/7 और 3 दूनी 6 और 1 7/3। ठीक है, तो ये लोग ये चीज आपको अपने आप करनी है, वही शांत और वो डिवाइड करके देखोगे, तुमको बात की हुई है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग की कंडीशंस क्या है, और नहीं की है तो याद नहीं तो फिर पुराना वीडियो देखना बेटा, उसमें करना कि बहुत इसके ऊपर अपन बात कर चुकी है। तो शांत अशांत जो कई बार निकालने पाया था, तो अपने को ये चीज देखनी। फिर बेटा मैंने क्वेश्चन दिया था, एक्स का मान निकालो। अब ये एक्स का मान निकालने को आपके पास आ गया था, वही रेशनल फॉर्म में, रेशनल फॉर्म में एक्स का मान अननोन वेरिएबल है, ये वही वज्र गुणा से आपको निकालना है। इसको मैं नहीं करूंगा, केवल वज्र गुणा करना आपको और कैलकुलेशंस करनी है। डेसिमल और डेसिमल से घबराने की जरूरत नहीं है, ये डेसिमल है, एक सिंपल सी बात ये कर लो आप तो। चलो ये x इंटू 144 बराबर 14.4 इंटू 0.144। इतनी बात तो समझ में आ गई। बस अब क्या करना है, ये डेसिमल है तो भैया ये हटाओ, क्या है डेसिमल वेसिमल, तो ये x इंटू 144 और एक डेसिमल के बाद एक डिजिट है ना, तो यानी 144 और नीचे क्या जाएगा इसके 10, ये इंटू 144 और 1 2 3 तो यानी क्या जाएगा 1 2 3, ये 1000 आ गया। ठीक है, मान किसका निकालना है, x का, अभी बताया था मैंने कि इधर भी 144 से भाग देते, इधर भी 144 से होते, यानी x बराबर इधर क्या आ गया 144 बटे हुए 10 गुणा 144 बटे हुए ये 1000 और गुणा ये एक वाला 144 जो नीचे आए थे ना 144। जैसे ही आया ये तो कट रहा है, तो आपके पास क्या बच गया, x बराबर 144 बटे 1 2 3, 1 2 3 और 4 जीरो बच गए एक तरीके से। अब ये x बराबर क्या आ गया, अरे भाई 4 जीरो बच गए, तो यहाँ तो ऊपर तो डिजिट क्या है 1 2 3, तो पहले तो एक जीरो लगाओ, 4 डिजिट बनाओ इसको, उसके आगे डेसिमल लगाएंगे, तो ये 4 है, ये 4 है, ये 1 है, फिर जीरो लगा के फिर ये डेसिमल लगाएंगे, ये इसका x का। मेरी बात समझ में आ रही है, इस टाइप से आपको देखना है। फिर देखो बेटा आपने एक क्वेश्चन ये दिया था मैंने कि आपको क्या निकालना है, आपको इसका एलसीएम निकालना है, ये 2 की घात 4 क्वेश्चन दिया था बेटा, इसका एलसीएम निकालना। अब आपको एलसीएम निकालना है, ये प्राइम फैक्टर्स दिए हुए हैं, ये मान के चला है इस क्वेश्चन में कि आपको प्राइम फैक्टर करना आता है, संख्याओं क्या जो भी होगी होगी, ये आपको ये प्राइम फैक्टर दिए हुए, आपको क्या निकालना बेटा, उसका एलसीएम निकालना। तो एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, पहले तो देखो ये सारे प्राइम नंबर हैं, 2 3 5 2 5 7 प्राइम नंबर है, यानी एक संख्या ये है, एक संख्या एक के गुणनखंड ये आए, दूसरे के गुणनखंड ये आए, एक के फैक्टर ये है, एक के फैक्टर ये है, और इसका इस फाइनल रिजल्ट पे लाके आपको छोड़ दिया, कहता अब तो फटाफट एलसीएम बताओ। तो एलसीएम में मैंने क्या बात की थी बेटा
प्राइम फैक्टर करने के बाद जो आधार से अगर समान आ रहे हैं तो उनको घातों की फॉर्म में आपने ये लिख लिया। अगर अब आपको एलसीएम निकालना है तो देखो एक प्राइम फैक्टर कौन सा आ रहा है, 2 कॉमन है दोनों में, हाँ ये सब कॉमन है, तो इसमें जो अधिकतम घात है बस उस वाले को लेने, 2 की घात 4। ठीक है बेटा। अब देखो और कॉमन क्या है, 5, 5 कॉमन है ना, 5 कॉमन है तो अधिकतम घात क्या है 5 की, 5 की घात 5, यानी 5 की घात 5। और ये क्या है, अब क्या बच गया, 3 यहाँ पे तो है पर यहाँ पे 3 है ही नहीं तो फिर भी लेना पड़ेगा आपको। 7 की घात 2 यहाँ पे नहीं है तो भी आपको लेना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि सीधा सारे गुणनखंडों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, बट अगर कॉमन है तो कॉमन में केवल एक बार ही लिखना है, जो ज्यादा वाला है उसको लिख लो बस। अब इनको 2 की घात 4 है, 2 गुना 2 गुना 2, ये 5 की घात 5, ये 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3, ये इन सबको मल्टीप्लाई करके वो एक अलग बात है, परंतु आपको जो आंसर है फिर आपको इनको मल्टीप्लाई करके वो देगा। मेरी बात समझ में आ गई, ये काम ये एलसीएम। और इसी का अगर आपको एचसीएफ निकालना होता तो एचसीएफ निकालना होता तो बेटा क्या करना आपको कि जो कॉमन है दोनों में कॉमन देखा, 2 कॉमन है तो इसमें जो मिनिमम घात है ना उसको लेना, नहीं 2 की घात 2, और एक 5 कॉमन है, मिनिमम घात क्या है 5 की घात 3, 2 की घात 2 यानी कितना हो जाएगा 4, 125, तो एचसीएफ क्या हो गया 500। एलसीएम मैंने निकाला नहीं, क्यों मल्टीप्लाई करता तो मैं क्यों मेहनत करूं, थोड़ा बहुत आप कर लेना, ठीक है ना बेटा। कहने का मतलब मेरा बेसिक उद्देश्य ये था इसका कि कंसेप्ट आप समझाना कि एलसीएम में यानी कोई भी नंबर होता है, यानी कहने का मतलब ये था कि कोई भी नंबर हो तो उसके पहले प्राइम फैक्टर करोगे, प्राइम फैक्टर्स जैसे आए किसी संख्या के तो ये आए थे, फिर उनको अगर जैसे 2 कई बार करते हैं ना 2 2 2 2 2 तो यानी 2 को एक साथ यानी 2 की घात 4, 3 की घात 4, 5 की घात 3 लिख दिया, दूसरी संख्या के ये आए थे। अब इसके बाद में आपको एलसीएम देखना, तो देखो पहले तो कॉमन क्या है, तो कॉमन वाले टिक कर लिए, कॉमन वालों में से देखो कि जो अधिकतम घात वाला उसको ले लिया, इसमें कॉमन ये तो 5 की घात अधिकतम ये ले लिया, और उसके बाद में जो बच जाता है उस कचरे को भी अपन लिख देते हैं। और एचसीएफ में क्या होता है, ये देखो कि कुछ कॉमन है तो उसको ही लेना है, तो कॉमन इसमें क्या था 2 कॉमन है तो पर घात छोटी वाली लेनी है तो 2 की घात 2, इसमें 5 कॉमन है ये लेनी, 3 इसमें है पर इसमें नहीं है हटाओ, 7 इसमें नहीं है हटाओ, बात खत्म। और कुछ भी कॉमन नहीं होता तो एचसीएफ हमेशा क्या होता है 1 होता है, ये चीज आपको क्लियर। देखो बेटा पूछा वो एलसीएम और एचसीएफ ही, और ये क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन लेने का मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ का कंसेप्ट समझ में आ गया है ना तो उसके बाद इसके बाद क्वेश्चन देने के लिए बस थोड़ा बहुत घुमाता रहता करता तो अपन सोचते ये क्या कॉम्प्लिकेशन था, कुछ नहीं देखना समझना। इसने करा यदि x बराबर तो ये मान रखा है, y बराबर ये मान रखा है और z बराबर ये मान रखा है, उसके बाद ये कह रहा है कि पहले तो एक्स वाई निकालो साहब, तो ये ठीक है एक संख्या एक्स वाई ले ली, तो x क्या है, x की जगह 3 स्क्वायर इंटू 2, y क्या है
2 स्क्वायर इंटू 3, ये लो 2 स्क्वायर इंटू 3। फिर ये कह रहा है वाई जेड निकालो, ठीक है, वाई क्या है 2 की घात 3, ये इंटू 3, और ये जेड क्या है, ये हो गया। फिर क्या कह रहा है जेड एक्स निकालो, ये जेड एक्स, जेड क्या 3 की घात 2 और 2 की घात 2, और एक्स क्या है 3 की घात 2 इंटू 2। ये जो बात लिखी मैंने समझ में आई कि आप लोगों के कुछ नहीं, इसका ये एक्स वाई जेड के मान दे रखे थे, फिर कह रहा कि ये और ये का एलसीएम निकाला है, तो पहले ये जो दे रखे इनका वो संख्या तो निकालो, मैं ये निकाल दी भैया, एक्स और वाई का तो एक्स और वाई लिखा, तो एक्स का मान तो ये था और वाई का मान इंटू ये था, तो यानी वाई ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख, कहना मान रहा हूं, इसका दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना। अब बेटा जैसे ही ये था, अरे तो यार सर ने बोला तो था, अभी थोड़ी देर पहले ही तो बोला है कि जो आधार समान हो तो घातों को सेट कर लो, यानी 2 की घात 1 है और ये 2 की घात 2 है, तो यानी डायरेक्ट लिख दूं अब 2 की घात 3, 3 की घात 1 है, 3 की घात 2 है, यानी 3 की घात 3, ये ठीक है 2 की घात 3 और ये 2 की घात 5 हो गया, 3 और 2 5 और 3 और ये यानी 3 की घात 3 हो गया, और ये साहब क्या हो गया 2 की घात 2 और 1 यानी 2 की घात 3 हो गया, और ये 3 की घात ये लो 4 हो गया। ये लो आ गया पहले वाला ही क्वेश्चन। बस अब एलसीएम का कंसेप्ट किसी को मालूम है तो एलसीएम लेना है, तो ये लो साहब, आपने क्या क्या 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है, सर ने क्या बोला था अधिकतम घात लेनी है, अरे 2 कॉमन है ना सब में, ये तो अधिकतम घात क्या 5, तो ये 2 की घात 5 लेनी, 3 भी कॉमन है क्या सब में, यस कॉमन है भैया, कॉमन है कॉमन है, तो ये ले लिया 3 की घात 4। बस अब वही वाली बात है कि मल्टीप्लाई तो तुम कर लोगे एक तरीके से, 2 की घात 5 क्या हो गया एक तरीके से 32, 3 की घात 4 क्या हो गया 81, अब 32 को 81 से गुणा कर लेना और जो आया आंसर वो आपका एलसीएम, ठीक है। और ये एचसीएफ निकालना हो, एचसीएफ निकालना हो तो वापस वही कॉमन है, हाँ है भैया तीनों में कॉमन है। अब मिनिमम घात क्या है, तो ये तो 2 की घात 3 इधर भी, तो कोई सा भी ले लो 2 की घात 3, और 3 भी कॉमन है 3 की घात 3, ये 3 की घात 3, 2 की घात 3 क्या हो गया 8 हो गया, 3 की घात क्या हो गया 27 हो गया, और 8 2 7 2 56, 8 2 16, 16 और 5 21 216, ये तो इजी था ना बटन फटाक से निकाल दिया, अब इतना लंबा कौन मल्टीप्लाई करेगा इसको, ठीक है बेटा, कहने का मतलब ये। तो ये क्वेश्चन देने का मेरा उद्देश्य क्या था कि आपको कुछ भी लैंग्वेज घुमा पर एंड में करना उसको आपको वो ये, तो लैंग्वेज में यूं घुमा सकता है आपको इस टाइप की चीज, क्लियर है बेटा यूं। और एक कंसेप्ट एलसीएम एचसीएफ पे अपन बात कर लेता हूं मैं, तो एचसीएफ निकालो। ये क्या बोला आगे कि 2 संख्याएं दे रखी 248 और 668 का एलसीएम ये है, तो एचसीएफ निकालो, तो कहते हो सर कोई ठीक है एलसीएम दे रखा तो फिर तो जबरदस्ती दे दिया, नहीं तो कोई नहीं, इसके तो प्राइम फैक्टर करेंगे अपन, और जो भी आपने बताया कॉमन नंबर निकाल, कोई दिक्कत नहीं, वो भी तरीका बेटा। पर एक रिलेशन होता है जब 2 संख्याएं दे रखी हो और एचसीएफ एलसीएम में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन मैं बताना चाह रहा हूं यहाँ पे कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर उन दोनों संख्याओं का एलसीएम गुणा उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ, ये आप रिलेशन ध्यान रख लो। बस अब पहली संख्या 248, दूसरी क्या दे रखी है इंटू 868, एलसीएम क्या दे रखा 1736, क्या निकालना है एचसीएफ, एचसीएफ निकालना है तो क्या हो जाएगा बेटा 248 868 1736 नीचे आ गया,
और ये एस। अब कोई अलग से फॉर्मूला नहीं कि हाँ HCF बराबर क्या होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बटे LCM, LCM बराबर क्या होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बटे HCF। अरे इस रिलेशन से निकल जाएंगे क्यों, कितने अलग कितने फॉर्मूला, एक रिलेशन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब बेटा वो कटिंग वटिंग करोगे यार, जो भी है 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, ये तो कट ही रहा है, शायद ये 2 से कट रहा है ये, है ना, और ये 2 से फिर ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, तो यानी देख लेना शायद, है ना, HCF क्या हो गया 124, ये काम, ठीक है। तो कहने का मतलब बेटा ये है कि आप लोग अपना मैथ्स को अटेम्प्ट करने का नजरिया बदलो, इस पैटर्न के क्वेश्चंस को आपको अब ट्राई करना है। आई बात में, और मैं डालूंगा इंस्टाग्राम पे जनरली क्वेश्चंस में डालूंगा, अभी देखते रहें। और मैंने बताया भी आपको, एक बहुत कुछ काम कर रहा हूँ आप लोगों के ऊपर मैं आने वाले टाइम में, पर अभी आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखो, ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।